अप्लाइड फिजिक्स और बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है जो हम जिसका कोर्स कवर कर रहे हैं। और पहले चैप्टर में हमने वेक्टर्स पढ़े थे, दूसरे चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तीसरा चैप्टर था गॉस लॉ और चौथा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि हमने गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास चार्जेस की स्टेशनरी है, कोई चार्ज मूव नहीं करा और हमें कहा गया कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, तो हमने पहले तो ट्राई किया उससे कुलम्ब लॉ से, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि लाइन चार्ज है या आपके पास सरफेस चार्ज है या वॉल्यूम है, उसकी अगर उसकी वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ जाए तो वो फाइंड करना डिफिकल्ट है। उसमें इंटीग्रल जो अपेयर होते हैं वो वैल्यूएट करना सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मुश्किल है। फिर हम हुए थे गॉस लॉ की तरफ। अगर आपके पास, और गॉस लॉ में ये क्या था कि अगर आपके पास प्रॉब्लम सिमेट्रिक है, अम, और सिमेट्री क्या मतलब है वो हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं गिवन चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसमें भी देखा कि अगर आपके पास प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है या नॉन सिमेट्रिक सिचुएशन आती है तो उसमें भी इंटीग्रल अपेयर हो जाता है और हमें एवेलुएट करना उसको मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है, हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वेक्टर से स्केलर की तरफ। पहले हमने वेक्टर कैलकुलेट किया था, क्या अब एक सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोई स्केलर फंक्शन फाइंड करूं और उससे मैं वेक्टर फाइंड कर लूं जिसकी मुझे ज़रूरत है। जैसे कि मुझे ज़रूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पे, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जो मैं आसानी से फाइंड कर लूँ पॉइंट पे जहाँ पे मुझे फील्ड चाहिए, फिर उसका उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करूँ तो मुझे वेक्टर वेक्टर मिल जाए। तो स्केलर से डील करना हमें आसान है। स्केलर में आप वो कंपोनेंट वाइज आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ना कंपोनेंट वाइज वो आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होंगे। तो स्केलर नंबर होते हैं, उनको डील करना आसान है। अगर हमें स्केलर फंक्शन मिल जाता है उससे हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, तो ये बेस्ट होगा। तो ये हमारी काविश है जो इस चैप्टर में नजर आएगी। तो टॉपिक्स है हमारे, पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे मैंने बताया वो असल में स्केलर फंक्शन कौन सा है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो हम इसे देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो कैसे है। तीसरा हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आपके पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी हुई है, वो होती है के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो हम देखना चाहेंगे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है। तो हम इस तरह ग्राफ में एनालाइज करेंगे, देखेंगे जैसे आप चार्ज के करीब आते जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, और जैसे चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब आते जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, और जैसे आप नेगेटिव चार्ज के करीब आते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। तो इस तरह से आप इसको क्रॉसपॉन्ड कर सकते हैं हिल्स और वैलीज में। ये रही पोटेंशियल एनर्जी की, अगर आप के सिस्टम को कॉन्फ़िग करें फ्रॉम स्क्रैच तो आपको पूरा सिस्टम बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी। पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं स्टार्ट करूंगा उस नॉलेज से या आइडिया से जो आपके लिए ज़्यादा फेमिलर है। तो कूलम फोर्स हमारे पास है कंजर्वेटिव। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है, इसी तरह हमारे पास कूलम फोर्स भी कंजर्वेटिव है। तो हम यहाँ पे एक समझ लें चीज़ कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक डाइस है, ठीक है, और ये मैं डाइस बना रहा हूँ, ये डाइस, और ये मेरे पास है ग्राउंड। तो आपको ये कहा जाता है कि एक डस्टर है जो अर्थ पे पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे। आई शुड हैव चेंज द कलर। तो ये डस्टर है मेरे पास, तो इस डस्टर को मैं आपसे कहता हूँ कि आपने प्लेस करना है इस पॉइंट पे। तो अब जाहिर सी बात है हमने इसको लिफ्ट करना होगा, लिफ्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस करना होगा। और अगर आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज करें तो आप क्या कर रहे हैं, आप अगर जब जैसे इसको मूव कर रहे हैं आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको आप ओवरकम करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो फोर्स क्या है, असल में वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से है, और उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो हर पॉइंट पे डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ग्रेविटेशन फील्ड, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड। तो हर पॉइंट पे आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड अप्लाई हो रही है, ये ग्राउंड। और यहाँ पर भी आप देख लें
हर वक्त हर तरफ डाउनवर्ड होगी अगर आपके पास ये डाइस और इसके दरम्यान में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो पहला तरीकाकार मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने हमने सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है। वो ये कि अगर मैं इस डस्टर को उठा के यहाँ तक प्लेस करता हूँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स है वो इसके ऊपर कितना वर्क डन करेगी। और वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला है, वो है ये W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एफ और डी का जो दोनों डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास आएगा वर्क डन। तो यहाँ पे हमने एफ कौन सा लेना है, असल में ग्रेविटेशन फील्ड लेनी है। तो मैं यहाँ पे जी लिख रहा हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है ग्रेविटेशन फील्ड की। तो पहला मैं एक ट्रेवर्स करता हूँ पाथ, और वो पाथ ये है कि मैं पहले मूव होऊंगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं मूव होता हूँ यहाँ तक, और फिर यहाँ से मूव होऊंगा मैं ये यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको डस्टर को। तो मैंने वर्क डन नोट करना है, तो दो मेरे पास स्ट्रेट पाथ हैं। तो सिर्फ दो पाथ पे अगर मैं एफ डॉट डी अप्लाई कर लूँ, तो पहला पाथ है ये एफ डॉट डी, और इसको अगर मैं कह दूँ ये कि ये है लेट से D1 डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है D2, और इसकी ये हाइट h है। ठीक है, जो डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ये, और इसकी टोटल हाइट हमारे पास h है। तो वर्क डन टोटल होगा इस पाथ के लिए W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, फोर्स ग्रेविटी की फोर्स, तो वो सेम है दोनों पॉइंट्स पे, दोनों के लिए एफ डॉट D1। तो ये पहला वर्क डन हो गया, और प्लस एफ जी डॉट D2। तो ये दूसरा वर्क डन हो गया मेरे पास। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पे देखें इन पाथ के लिए यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 है। जहाँ पे भी देख लें आप फोर्स के दरमियान में, ये मैंने ग्रीन में जो शो की हुआ है ये फोर्स है, ये याद रहे कि ये जो ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं ग्रेविटेशन फोर्स है जिसे हम एफ कह रहे हैं। तो मैं इसको लेबल कर दूं यहाँ पे, ये हमारे पास है एफ जी। दो हर जगह पे आपको यूनिफॉर्म नजर आ रही है। तो इधर भी एंगल हमारे पास 90 है, और यहाँ पर भी एंगल 90 है, यहाँ पर भी एंगल 90 है, यहाँ पर भी एंगल 90 है D1 के लिए। तो एफ और डी कॉस 90 बन जाएगा, और कॉस 90 डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास याद रहे कॉस 90 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो कॉस 90 हमारे पास होता है 0। तो यहाँ तक तो मसला हल हो गया। अब रहेगी सिर्फ ये टर्म। इस टर्म की अगर आप बात करें तो ये बनेगा एफ नीचे की तरफ है, डी एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है, तो इनके दरम्यान में एंगल होगा 190 180। तो ये एफ मैग्नीट्यूड और फोर्स, फोर्स की मैग्नीट्यूड, और साथ डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई, और साथ आ गया हमारे पास कॉस 180। तो अब अगर आप देखेंगे कि डस्टर पे क्या फोर्स अप्लाई होगी, अगर इसका मैस है m, अगर इसका मैस m है तो डस्टर पे फोर्स एग्जैक्टली अप्लाई होगी mg। तो फोर्स mg और d की वैल्यू हमारे पास h है, और कॉस बन जाएगा 180 माइनस, कॉस की वजह से कॉस 180 माइनस 1 होता है। एफ जी हमारे पास है एम जी, और डी की वैल्यू है एच, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साथ एच। तो ये रहा मेरे पास टोटल वर्क डन, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक प्लेस करने के लिए है, वो है -mgh। अब आ जाए हम एक और, अगर डिस्प्लेसमेंट लें, एक और भी पाथ पॉसिबल है जो मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ। वो ये है कि अ, आप मूव हो अलोंग, पहले ही आप वर्टिकली मूव हो जाएं, ये देखें यहाँ वर्टिकली मूव हो जाएं इस तरह, और एच तक मूव हो, और फिर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाएं। तो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि अब आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी यहाँ से,
क्योंकि ये वाली जो टर्म है, ये बनेगी, ये वाली। और ये देखें यहाँ पे हर पॉइंट पे एंगल 90 है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरम्यान में, तो यहाँ से आपको जीरो वर्क डन मिलेगा, जबकि यहाँ से वर्क डन मिलेगा बिल्कुल उतना ही, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स एम जी है। आपने ट्रेवर्स कितने किया है फासला, वो एच किया, और वो भी ऑपोजिट, तो यहाँ से भी आपको वर्क डन मिलेगा सेम। तो यहाँ पे भी होगा माइनस एम जी एच। तो ये देखें, ये भी आपके पास एग्जैक्टली दोनों सेम है, आप कहीं से भी मूव हो, आप ये पाथ ले लें, ये पाथ ले लें, कोई सा भी पाथ ले लें, आप बेशक एक और पाथ ले लें कोई कर्वी सा, आपको ये रिजल्ट एवेलुएट करना मुश्किल होगा, लेकिन आप देखेंगे कि वर्क डन हमेशा आपके पास माइनस एम जी एच आएगा। यहाँ से भी आपके पास होगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी और एच। ठीक। तो ये आप कोई सा भी पाथ लें, तो वर्क डन ड्यू टू द फील्ड, जो फोर्स है हमारे पास उसकी वजह से जो वर्क डन है वो बिल्कुल सेम है, माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच। तो इसका मतलब है कि जो वो हमारे पास फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पाथ इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर वर्क डन किया जाए तो वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप वर्क डन करें तो वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, का मतलब है कि वर्क डन इन द फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये रहा मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स, हम कहेंगे वर्क डन बाय द फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो एफ जी की वजह से जो वर्क डन हम नोट डाउन करे थे, किसी भी पाथ में जाएं वो पाथ इंडिपेंडेंट था, तो हम इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जैक्टली आप वही अप्लाई करें इसके ऊपर। तो पहले वो वर्टिकली नीचे की तरफ से होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्रॉसपॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेट्स से ये यूनिफॉर्म है। तो आप वहाँ पे हम मैस को उठा के लेके जा रहे थे नीचे से, फ्लोर से डाइस तक। यहाँ पे क्या है उसके क्रॉसपॉन्डिंग में, यहाँ पे चार्ज है। तो मैं अगर क्रॉसपॉन्डेंस दिखा दूँ आपको, आपके पास जो पहले थी फोर्स थी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ये रही ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, और हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड क्या थी, वो है कि आपको जिस पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए, तो आप उस पॉइंट पे मैस को प्लेस करोगे, उसके ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड फाइंड करोगे, और मैस को जो टेस्ट मैस है आपका उससे डिवाइड कर दोगे, तो बाकी आपके पास आ जाएगी ग्रेविटेशन फील्ड। और जो एफ आपके पास यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपके पास अप्लाई किस पे होती है ग्रेविटेशन फील्ड, वो मैस पे होती है। तो ये तीन हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब अगर आप इसकी ड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस देखें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आप ये वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे से कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। तो जो चार्ज के दरम्यान में फोर्स आप देंगे कोलम्ब लॉ से, पहले ये न्यूटन लॉ है, यहाँ पे न्यूटन लॉ, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स कोलम्ब लॉ से। यहाँ पे आपके पास अगर कहीं किसी पॉइंट पे अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप उस पॉइंट पे फाइंड करते हैं चार्ज, उसके ऊपर मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज को डिवाइड फोर्स को डिवाइड कर देते हैं उस टेस्ट चार्ज से, तो बाकी आपके पास रह जाती है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किसके ऊपर होती है, चार्ज पे। तो ये देखिए 1-to-1 एनालॉजी है। तो यहाँ पे मुझे अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो प्लेस करना होगा चार्ज, चार्ज प्लेस किया, और मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, और रास्ते में जितने भी वर्क डन आएंगे उसको मैं एवेलुएट करूँगा, और सबको सम अप कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। वो क्या है वो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूँगा, जैसे मैंने वहाँ पे डी एस लिया था, यहाँ डी एस, यहाँ डी एस, यहाँ से डी एस। तो स्मॉल सारे ये वेक्टर्स लूँगा, और इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा फोर्स के साथ, जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था, और सबको मैं कर दूंगा ऐड, तो टोटल वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ तक का। अगर मैं इस पाथ से जाता हूँ, यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि आसान ही है, यहाँ से वन पाथ है, ये सेकंड पाथ है। तो यहाँ पे इस पाथ के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल 90 है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा ये वाला पाथ। इधर की बात करें
तो इधर ये वाले पाथ में और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में एंगल 90 है, सिर्फ ये वाला पाथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इस तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको। डी एस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो लेट से इन्फिनिटिसिमल पाथ है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है डी एस पाथ पे जो मैंने ये शो किया हुआ है वो ये है, डी एस इन्फिनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ जो आपने चूज किया है। वैसे किसी पाथ के अलोंग आप वर्क डन करें वो पाथ इंडिपेंडेंट है, आप इधर से जाएं उधर से जाएं, जैसे आपको आसानी लगती है आप इधर से कैलकुलेट करें, इधर से कैलकुलेट करें या इधर से कैलकुलेट करें, तो पाथ इंडिपेंडेंस है, आपको रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन जो होगा वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये होल्ड करता है ग्रेविटेशन में भी? बिल्कुल होल्ड करता है, जैसे देख लेते हैं वहीं से समझ लेते हैं हम इसे क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी, यहाँ पे डाइस पड़ा डाइस है ये, और ये है आपका फ्लोर, और आपने डस्टर उठा के लेट से प्लेस करना है अर्थ से यहाँ पे डाइस पे। तो आपको पता है कि अगर आप पहले आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करना होगा और फिर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, जबकि जो फोर्स है वो है डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड है। एफ जी को मैं लिख लूँ यहाँ पे, तो एफ जी हमारे पास है डाउनवर्ड, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। तो दोनों के दरम्यान में एंगल 90 था, आपको जो मिलेगा वर्क डन वो माइनस मिलेगा, माइनस। तो वर्क डन आ रहा है हमारे पास माइनस एम जी एच, तो ये था वर्क डन। लेकिन आप चीज़ यहाँ पे नोट करें कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से उठा के एक हाइट पे प्लेस करते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन कब बढ़ रही है? जब वर्क डन नेगेटिव है। तो जब वर्क डन नेगेटिव है तो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, तभी ये नेगेटिव साथ है। तो ये क्या हमें डिनोट, नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, कि अगर आप वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड देखते हैं तो वो जब नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी। तो यही केस है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में भी, कि जब आपके पास आप अलोंग द लाइन मूव करेंगे तो आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर आप ऑपोजिट टू द लाइन मूव करेंगे जैसे ये है, तो यहाँ पे ऑपोजिट टू द लाइन ये होगी, ये ऑपोजिट। तो अगर आप ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेंगे तो आपकी ग्रेविटेशन, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये बता रहा है नेगेटिव, कि वर्क डन जब नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब ये था मैंने जैसे बताया आपको, अगर आप यहाँ से ये कर्वी पास से ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं ए से बी तक, तो आपको हर पॉइंट पे वो डिस्प्लेसमेंट वाला जो फार्मूला यूज करना पड़ेगा हर पॉइंट पे। तो ये एफ, जैसे वो पहले सिंपल था एफ डॉट डी, क्योंकि आपके पास पाथ स्ट्रेट था। अगर आपके पास पाथ स्ट्रेट ना हो तो आपको डी को स्मॉल डी एसिस में, स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है आपको, और फिर सबके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और सारे डॉट प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर दो, और एडिशन हमारी होती है आपको पता है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से मैं सारे डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूंगा, और वर्क डन चूंकि नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव आ गया आपके पास। एफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो एफ होता है फिजिकल टू क्यू नॉट, जो मैं टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ तक प्लेस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास। तो ये टोटल वर्क डन रहेगा, और ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये है पाथ इंडिपेंडेंट। आप अलोंग द इधर से मूव करें, यहाँ से मूव करें, यहाँ से मूव करें, डजेंट मैटर, यू विल ऑलवेज गेट द सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम, ये डेफिनेशन होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। ये तो हम मैंने जब बात की है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताएगा ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। तो अगर आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट चाहिए, आपको अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आपको पहले रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी डाइस की एग्जांपल ली, या आप कोई भी फ्लोर है आपके पास, तो ये पास से यहाँ तक आपने कोई प्लेस करनी है ऑब्जेक्ट,
तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये ग्राउंड को मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो दूंगा। ग्राउंड पे मतलब ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो मैं जो मेजर करूंगा हाइट यहीं से मेजर करूंगा, और अगर यहाँ पे है तो फिर इस हिसाब से हो जाएगी mgh। ठीक। तो पहले आपको रेफरेंस एक सेट करना पड़ता है, जैसे हमारे पास रोजमर्रा लाइफ में सी लेवल जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कहते हैं। और फिर आप ग्राउंड से हाइट मेजर करते हैं, जो हाइट होती है आपकी वो बताती है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहाँ से हाइट मेजर करेंगे, कहाँ से सारी एनर्जीज मेजर करेंगे, वो आपका रेफरेंस कहलाता है। तो ये मेरा रेफरेंस सेट कर लिया। कोई ये कहता है कि मेरा रेफरेंस है ग्राउंड फ्लोर, तो वो वहाँ से मेजरमेंट करे। कोई कहता है कि मेरा रेफरेंस है फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। तो लेकिन जो भी आप रेफरेंस लें उसके साथ स्ट्रिक्ट रहें थ्रू आउट द प्रॉब्लम, तो आपकी सारे रिजल्ट सेम आएंगे। तो जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, ख्वाह वो पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो, और वो ग्रेविटेशन में हो या फिर इलेक्ट्रिक में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो, आपको हमेशा पहले रेफरेंस चूज करना पड़ता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको पहले रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। लेकिन अब ग्रेविटी में तो जो रेफरेंस होता है आपका ग्राउंड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक में क्या होगा रेफरेंस? तो ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक में हमारा रेफरेंस होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर कोई चार्ज रखा है तो इसका मतलब है उसके ऊपर उसकी जो एनर्जी है जीरो है। इन्फिनिटी पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसकी एनर्जी हमारे पास है जीरो। तो एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है, वो ये है, और कि हमारे पास ना कुछ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 QI, ये चार्जेस पड़े हुए हैं। और मुझसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल बताओ। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये क्वेश्चन है। अब मैं पोटेंशियल की तरफ आ रहा हूँ। तो आपने ये करना है कि एक टेस्ट चार्ज लेना है, उसको प्लेस करना है इन्फिनिटी पे, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इन चार्जेस की वजह से। इसको यहाँ से किसी भी पाथ के लॉन्ग, जैसे कि ये पाथ है, इस पाथ के लॉन्ग लेके आना है, और किसी भी पाथ के लॉन्ग लेके आना है और प्लेस कर देना है पॉइंट पी पे। तो रास्ते में यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक आते हुए जितना आपने वर्क डन किया है, जैसे कि अगर आपके पास ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो आपको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे रख पाओगे इसे। ठीक। और फिर आप जो वो एनर्जी दी है, आपने जो वर्क डन की है, वो आपने कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, आपने आपसे अगर किसी पॉइंट पे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल पूछा गया, तो आपने ये कहना है, करना ये है कि क्यू नॉट पे प्लेस करना है इन्फिनिटी पे, वहां से इसको पकड़ के लेके आना है, यहाँ पे प्लेस करना है, और जितना रास्ते में वर्क डन है हुआ है वो आपने कैलकुलेट करना है। वो कैसे करोगे, ये हमने देखा हुआ है, इसे कर लोगे आप। ई डॉट डी एस इंटीग्रेट करो इन्फिनिटी से लेके पी तक। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, उस वर्क डन का जो नेगेटिव है आपके पास, वर्क डन का जो नेगेटिव है वो है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी में से आप क्यू नॉट जो यहाँ से लेके आए थे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो बाकी रह जाएगा पोटेंशियल। तो दोबारा क्यू नॉट को यहाँ इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक घसीट के लेके आना है, और वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नोट करना है। उस वर्क डन का नेगेटिव ले लोगे तो आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में से क्यू नॉट को एक्सट्रैक्ट कर लोगे डिवाइड करके, तो आपके पास बाकी रह जाएगा पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल पॉइंट का हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी। मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर आपके पास चार्जेस हैं तो आपने एक पॉइंट पे बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उस पर आपने पहले रखना है पॉइंट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा पहले छोटा सा, उसके ऊपर मैयर की फोर्स, लेट से फोर्स ये है, ये रही मेरी फोर्स। फोर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लेना है टेस्ट चार्ज को, तो बाकी रह जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल आप यहाँ पे भी क्रॉसपॉन्डेंट देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे भी क्यू नॉट पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी क्यू नॉट पे डिवाइड हो रहा है। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बन जाती है हमारे पास पोटेंशियल। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम इसको चलते रिफाइन करते चले जाएंगे। तो अब अगर आपको, अब आपको अगर नहीं लेके आना इन्फिनिटी से,
सिर्फ आपको इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल ही ढूंढना है, ए से बी तक का। तो आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जैसे हमने ये किया है नेगेटिव के साथ। और अगर आप क्यू नॉट को यहाँ तक डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड कर दो क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट डिवाइड कर दिया, तो इधर से भी क्यू नॉट डिवाइड हो जाएगा। तो ये बाकी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा यू डिवाइड बाई क्यू वन, क्यू जो हमने प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, क्यू नॉट को डिवाइड कर दोगे तो बाकी बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से आप अगर आप डिवाइड कर दो क्यू नॉट को, तो आपके पास बच जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो आपको रेफरेंस कोई लेना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस इन्फिनिटी ले लें जैसे यूजुअली हम बुक्स में लेते हैं, और वरना इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंडेड जो हमारे पास मेटल होता है, कंडक्टर होता है, तो उसका पोटेंशियल हम जीरो कर देते हैं। इन बुक्स में हम यूज़ करते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जो चार्ज है उसका पोटेंशियल हम कहते हैं ज़ीरो। तो आप कोई रेफरेंस डिसाइड करेंगे इस केस में भी, फिर ही आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता पाएंगे, अदरवाइज जो बात होगी वो पोटेंशियल डिफरेंसेस की होगी। तो अब यहाँ पे एक यूजुअल एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो भी आप सोच रहे होगे कि ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो पोटेंशियल आपके पास होता है एक पॉइंट का, कि आपके पास जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल जो आपके पास डिपेंड करता है वो सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। लेकिन जो डेल्टा यू होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो डिपेंड्स अपॉन मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्जेस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है वो ले लेते हैं कि आपके पास ये चार्जेस हैं तीन, दो प्लस हैं एक नेगेटिव है, मैटर नहीं करता है इसका, कुछ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी कि आप वो वर्क डन सारा नोट डाउन करें, जो आप वन बाय वन पहले इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के आपने यहाँ पे प्लेस किया, फिर आपने इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इसकी मौजूदगी में यहाँ प्लेस किया, फिर आपने ये चार्ज प्लेस किया यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे प्लेस किया, और फिर लास्टली आपने ये प्लेस किया। तो इन चार्जेस को यहाँ पे प्लेस करने के लिए इन्फिनिटी से उठा के जितना वर्क डन हुआ है, तो वो हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो एक नंबर होगा, लेट्स से 20 जाउल है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की होती है, जो आपने ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन पूरा सिस्टम बिल्ड किया है वन बाय वन इन्फिनिटी से उठा के, तो वो एक नंबर हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये सेम होगी अगर आप सिस्टम चेंज नहीं करते, इसी कॉन्फ़िगरेशन इन चार्जेस को नहीं हिलाते, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एक नंबर होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैं आप बात करें कि ये पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, पहले आपको पॉइंट बताना होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हर पॉइंट के लिए सेम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है, लेकिन पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की है, पॉइंट की नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है दो इन चीज़ों में। तो अब अगर आप बात करें, जो हमने तो पहले लिया वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने वर्क डन कहा है कि वर्क डन किसकी वजह से नोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब अगर आप जो वर्क डन कर रहे थे डस्टर को उठाने में नीचे जमीन से ऊपर तक, या फिर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने में जो आप वर्क डन कर रहे हो, वो है ये पॉजिटिव है, रिलेशन वही W इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो दूसरा हमने क्या कहा था, ये अगर आपके पास वर्क डन लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो होगा माइनस
डेल्टा यू, और वर्क डन जो आप एक्सटर्नल एजेंट आप अप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव यू आएगा। तो आपने वो देखना हो तो एक यू डेल्टा वी ये मल्टीप्लाई कर दें, या डेल्टा यू पॉजिटिव, तो आपके पास ये आ गया वर्क डन। तो ये वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि आप हो, और ये वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब अगर आप बात कर लें यूनिट्स की, तो यूनिट्स हमारे पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप लिख सकते हैं पहले हम, ये है न्यूटन पर कूलम, और ये वोल्ट मीटर भी होता है। वोल्ट पर मीटर होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है इसमें भी कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वोल्ट का यूनिट होता है जूल पर कूलम। तो जो वोल्ट का यूनिट होता है जूल पर कूलम। तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। जाउल एक बड़ा यूनिट है, और आप स्मॉल यूनिट की बात करें जैसे किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, नैनोमीटर एक कम यूनिट है। तो इसी तरह जाउल एक बड़ा यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट्स भी हैं जिसमें आप डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर टू है। प्रॉब्लम नंबर टू ये है कि पॉइंट ए से आप एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर जो 6.02 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 होता है, वो पार्टिकल हैं, और पॉइंट ए से उठा के आप प्लेस करते हैं पॉइंट बी पे। ठीक है। और हर पार्टिकल पे चार्ज है नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हर हर पार्टिकल पे। तो आप उठा के यहाँ से यहाँ तक प्लेस करते हो। तो हमसे पूछा गया है कि अगर ए पॉइंट ए का पोटेंशियल 9 हो, पॉइंट बी का पोटेंशियल -5 हो, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है क्या है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास। ठीक। तो मैंने पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट किया। टोटल चार्ज ये है कि एक पार्टिकल पे जो चार्ज था वो एक इलेक्ट्रॉन का था, तो -e एक पार्टिकल का आ गया। और टोटल नंबर पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर है। तो -06.02 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the -19 कूलम। तो ये मेरे पास आ गया टोटल चार्ज जो ए से बी तक रखा गया। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो ये फाइनल -5 इनिशियल 9, तो -5 -9 = -14। तो टोटल वर्क डन जो आपने किया है यहाँ से यहाँ तक प्लेस करने का है, तो क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी है, -9.6 जो यहाँ से वैल्यू आई थी, -14 जो यहाँ से वैल्यू आई, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गई 1.35 मेगा जाउल वर्क डन, जो आपको चार्जेस को वहाँ से यहाँ तक प्लेस करने में लगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये सारी डाउनवर्ड है, इस पर मैंने डाउनवर्ड ड्रॉ की है। और आप इसमें देखना चाहते हैं कि अगर आप एक चार्ज को एक पॉइंट ए से बी तक लेके जाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। असल में इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये देखना चाहते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रल सॉल्व करना होगा नेगेटिव के साथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस है बी माइनस ए से बी तक का इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और डी एस ये है यहाँ स्मॉल पाथ, आप अगर इफ़ यू लाइक एंड दिस इज़ अ स्मॉल पाथ, तो ये सारा ये स्मॉल पाथ है जो हर पॉइंट पे स्ट्रेट है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दो हर जगह हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन है, हर पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों में एंगल होगा cos 0, cos 0 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि यूनिफॉर्म है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। और डी एस यानी कि ए से लेके बी तक अगर आप स्ट्रेट पाथ पे ऐसा इंटीग्रेट करोगे, या फिर ये स्मॉल डी एस को, स्मॉल पाथ एलिमेंट्स को ऐड करोगे, तो आपको टोटल पाथ मिलेगा जीरो से ए से लेके बी तक, और वो है डी। तो ये मेरे पास इस तरह आ गया, डी एस की इंटीग्रेशन का रिजल्ट है डी। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू -ED। तो ये आपके पास एक की फार्मूला है, और वो ये बताता है कि अगर आप मूव करते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आपका पोटेंशियल जो है वो
डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव इसमें ये शो कर रहा है, ये फॉर्मूला। कैसे हम मूव कैसे हुए थे, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करते हैं तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, ये क्योंकि एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये फाइनल है, ये इनिशियल है। फाइनल आपके पास स्मॉल वैल्यू होगी इनिशियल से फाइनल स्मॉल होगी, तभी जाके रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो -2 रिजल्ट है। तो इस वजह से ये देखिए नेगेटिव है कि फाइनल जो आपके पास पोटेंशियल है वो कम है एज कम्पेयर टू इनिशियल। तो वो कब हुआ, जब आप अलोंग द फील्ड लाइन मूव करते हैं। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेंगे तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये नेगेटिव इस वजह से शो कर रहा है मैथमेटिकली। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको कंप्यूट करना पोटेंशियल डिफरेंस को आसान है। तो अब अगर आप बात करें, जैसे मैंने बताया, व्हेन यू मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। और डेल्टा यू, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में देखना हो आपने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए डी। तो माइनस क्यू नॉट ए डी, सिर्फ इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया अभी, व्हेन क्यू नॉट इज पॉजिटिव, क्यू नॉट आपके पास पॉजिटिव हो, ये चीज़ देखनी है जो तुम्हें शायद मैंने एक्सप्लेन वो कोट नहीं की, कि क्यू नॉट अगर आपके पास पॉजिटिव है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। और अगर क्यू हमारे पास है नेगेटिव है, क्यू नॉट हमारे पास नेगेटिव है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो क्यू नॉट पे डिपेंडेंसी है इसकी। क्यू नॉट आपके पास क्या है, अगर पॉजिटिव है तो अलोंग द लाइन मूव करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर आपके पास नेगेटिव है तो अलोंग द फील्ड लाइन मूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इसे कन्वर्स भी ट्रू है। तो पॉइंट ए पे या बी पे, अगर आपके पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप उसमें चार्ज प्लेस करते हैं, नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी आई है मूवमेंट की वजह से, वो हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी असल में आई कहाँ से है? तो उसका जवाब यह है कि उसमें पहले से एक पोटेंशियल एनर्जी थी जो कन्वर्ट हुई है और कम होती चली जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी वहां से आई है। तो आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है अगर चार्ज, तो वो उसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में उसकी, और फिर जब वो मूव करना शुरू हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आपके पास जो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, पाथ तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लिया था, अलोंग द लाइन लिया था। अगर आप नहीं लेते, आप कहते नहीं मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रहने दो, लेकिन पाथ ये ले लें, ये वाला, ये क्रॉस ले लें, अलोंग द लाइन ना लें, क्रॉस ले लें, तो फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो फिर आपको एवेलुएट करना होगा थोड़ा सा केयरफुली इसको। तो ए से बी इंटीग्रल वही है, ए से बी, लेकिन पाथ अब ये वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल यूनिफॉर्म है, आप इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल लें। तो अब आप इसका डी एस की पूरी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये एस मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल एस आएगा। तो ई माइनस ई डॉट, यहाँ से यहाँ तक की इंटीग्रेशन का रिजल्ट एस वेक्टर, तो माइनस ई डॉट एस। तो ये रहा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। अगर आप कोई आर्बिट्रेरी पाथ लेते हैं ए से बी तक, तो ये देख लेते हैं ये क्या है, कैसे एवेलुएट होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, वो ये कि ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। अगर आप इसी एस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, एक कंपोनेंट हमारा हो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरा कंपोनेंट हो अलोंग द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो आपके पास कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ई डॉट डी एस का रिजल्ट होगा हमारे पास माइनस ई एस कॉस थीटा। अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा है, अगर थीटा एंगल है तो आपके पास ये आएगा। जबकि ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के है उसका
उस पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम है, तो इस लाइन के अलॉन्ग जाओगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ये हमें ये बता रही हूँ कि ये डॉट प्रोडक्ट है, सिर्फ एस का वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग है तो वही कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि जो परपेंडिकुलर है उसके अलॉन्ग कोई ना ना ही वो कंट्रीब्यूट करेगा, और ना कंट्रीब्यूट करने की वजह ये है क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग पोटेंशियल सेम है, इस लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। कंपोनेंट ऑफ एस अलॉन्ग ई कंट्रीब्यूट्स पाथ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम पोटेंशियल। तो ये पाथ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पोटेंशियल है उसका। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम हो हम उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे कि आपके पास एक टेबल है और उस टेबल की जो अर्थ से जहाँ पे आपने रखी हुई है उसे और फ्लोर से उसका डिस्टेंस उसके टॉप का सबका सेम है, तो आप देखेंगे कि उन सारे पॉइंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल उन पॉइंट्स का, ज़मीन से कोई भी पॉइंट वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें टेबल पे, उसका वर्क डन नोट करें और वर्क डन में से आप डिवाइड कर दें उस पेन के मैस को, तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा टेबल का। तो अगर सारे टेबल के आप जो पोटेंशियल है आप देखेंगे वो डिपेंड करता है एच पे, तो सारे टेबल टॉप की जो हाइट है फ्लोर से वो सेम है, तो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो वो पूरी सरफेस बन जाएगी जो टेबल टॉप है वही की पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। तो इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसी सारी सरफेसेस या ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम होता है उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। जैसे ये है, जैसे मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल सेम है। तो ये पूरी लाइन जो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका पोटेंशियल सेम है, तो हम इसे कहेंगे ये इक्वी पोटेंशियल है। अब देख लें एक एग्जांपल जो कि है सॉर्ट ऑफ कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। दो ऑपोजिट चार्जेस प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम एजिस की बात नहीं करें, दोनों के दिमाग में डिस्टेंस डी है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों के दिमाग में डिस्टेंस की मानो। तो हमारे पास एक आसान सा फार्मूला है जो हम यूज़ करते आए हैं, देखते आए हैं अभी तक, वो था डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, लेकिन नेगेटिव था यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं एब्सोल्यूट, तो इस वजह से नेगेटिव को मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये यहाँ डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए अभी तक हमने जो दो मेजर कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी का और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अब हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जैसे पॉइंट चार्जेस हैं, पहले तो पॉइंट चार्ज आएगा फिर पॉइंट चार्जेस आएंगे फिर और डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उसके लिए हमने पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहला हमारे पास टास्क है कि हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है एक डिस्टेंस आ। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पोटेंशियल डिफरेंस से क्योंकि हमारे पास उसका फार्मूला है, बाद में हम रेफरेंस लेके पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल की भी बात कर सकते हैं। तो ये मैं इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर दूं, वो ये कि हमारे पास सेंटर में यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, लेट से पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा चार्ज, ठीक। तो मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि एक पॉइंट है आर ए डिस्टेंस पे चार्ज से, आर ए वेक्टर पे, और एक पॉइंट है आर बी वेक्टर पे, बी पॉइंट है। इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बस ये सीधा सा सवाल है कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक ए और ये बी, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस असल में क्या है? तो मेरे पास रिजल्ट है, उस रिजल्ट के मुताबिक मैंने कोई भी पाथ चूज़ करना है ए से बी तक, जैसे मैंने ये पाथ चूज़ किया हुआ है, इसके अलोंग इंटीग्रेट करना है जिसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं ए से बी तक। बस अगर मैं ए से बी तक इंटीग्रेट कर दूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज की है, तो मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो आपको पता है, रेडियल होती है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ
तो वो इस पॉइंट पे इस लाइन के अलॉन्ग होगी, ये ऐसे ऐसे। तो ये सारी ये पॉइंट पे आपके पास ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आएगी आपको, जो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये। तो मैंने क्या करना है, सिर्फ ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की है वो लेनी है, उसको इंटीग्रेट करना है। और ये जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रेडियली आउटवर्ड है। अगर आप ये सर्कल की बात करें तो सर्कल में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर। तो ये है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपको पता है के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी डायरेक्शन क्या है, आर यूनिट वेक्टर, जो मैंने यहाँ पे शो किया आपको। तो ये इंटीग्रल के अंदर जो रिजल्ट है उसको मैं सिंपलीफाई करना चाहता हूँ, ए डॉट डी एस है। तो दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर आर डॉट डी एस। तो आर डॉट डी एस अगर आप देखें कि आर डॉट डी एस क्या होगा, तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास लेट से आर यूनिट वेक्टर है और ये मेरे पास है डी एस। ठीक, तो ये रहा आर और ये रहा डी एस। इनके दिमाग में जो ये है थीटा आई। ठीक, तो अगर आप इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आएगा डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक डी एस डॉट आर इज इक्वल टू होगा आर की मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर है 1 होती है, डी एस की मैग्नीट्यूड डी एस हो गया, और साथ आएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास होगा इसका रिजल्ट इन दोनों का। अब वही मैंने जो आपको शो किया, और ये असल में डी एस कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये मैं इस चीज़ को वैल्यूएट कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज़ को वैल्यूएट कर रहा हूँ, इस चीज़ को। तो डी एस कॉस थीटा असल में डी आर और डी एस के दरमियान में जो एंगल है थीटा। तो अगर आप डी एस को प्रोजेक्ट करेंगे आर की तरफ डी आर पे, तो आपके पास ये आ जाएगा स्मॉल एलिमेंट डी आर। आप इसे ट्राइंगल से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें तो ये आपको ये लेंथ मिलेगी, ये वाली। ठीक, तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया। अब मैंने सिंपली सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, ये आर वेक्टर से आर बी तक। और इंटीग्रेशन किसके ऊपर है, आर के ऊपर है। बाकी कांस्टेंट है, के ई कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है। तो 1/r² की इंटीग्रेशन होती है, अगर आप पावर रूल यूज़ करें तो इसकी पावर है -2 पावर है, और इंटीग्रेशन है डी आर पे। और तो पावर रूल के मुताबिक x की पावर में एक आप ऐड करोगे, तो पावर में एक ऐड करोगे तो -1 बन जाएगा, और उसी टर्म से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। ये आप देख लें कि ये रिजल्ट रहा इसका। और अगर आप वैल्यूज पुट कर दें, इसकी लिमिट्स पुट कर दें, तो लिमिट से एक अपर लिमिट, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये रिजल्ट। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। और आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इसमें कोई पाथ की डिटेल नहीं है कि आप किस पाथ के अलॉन्ग मूव किया है आपने। तो सिर्फ जिस चीज़ पे डिपेंड करे वो इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करा है। तो इस वजह से आपको पाथ इंडिपेंडेंस दोबारा एक मरतबा नज़र आ रही है। जैसे मैंने बताया क्यू नॉट ई डॉट डी एस इज पाथ इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फील्ड। तो आप कोई भी पाथ लें, किसी भी पाथ के अलॉन्ग आप चाहें, तो आपके पास हमेशा वर्क डन सेम नज़र आएगा। वर्क डन सेम है तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये रहा मेरा की रिजल्ट। और अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको एक रेफरेंस चूज़ करना होगा। तो अगर मैं जो अब रेफरेंस चूज़ करता हूँ, जब मैं पहले ए से बी तक गया था,
अब मैं कहता हूँ ए हमारा लाई करता है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, रिजल्ट जाता रहेगा और आपके पास एक एलिगेंट सा रिजल्ट आएगा, जो आपने इंटर लेवल पे भी देखा हुआ है कि ये रहा हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, ये रहा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या असल में स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आपके कोई यूनिट वेक्टर वगैरह नहीं देख रहे, इसको पोटेंशियल को डील करना आसान है एज कम्पेयर टू वेक्टर क्वांटिटी। आप एक और चीज़ की पिक्चराइज कर सकते हैं कि अगर आप इसको प्लॉट करें क्यू वर्सेस कि आपके पास यहाँ पे चार्जेस हो और ये जैसे नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, चार्जेस हो और आपके पास वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे हो चार्जेस, वर्टिकल एक्सिस में पोटेंशियल हो, तो आपको ये नज़र आएगा कि जो जैसे आप पॉजिटिव चार्ज के करीब जाते जाएंगे, जैसे ये डिफरेंस इनवर्स है ना, तो आर जैसे कम होता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जैसे आप दूर हैं तो पोटेंशियल कम है, जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आप जैसे उससे दूर जाएंगे पोटेंशियल कम हो जाना शुरू हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के करीब आ रहे हैं तो यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करेंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा, तो नेगेटिव बन गया। फिर आप पॉजिटिव चार्ज के करीब आते हैं तो पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप इसको पिक्चराइज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस कोरस्पॉन्ड करते हैं हिल्स, यानी कि ये आप पहाड़ी हैं, और नेगेटिव चार्ज कोरस्पॉन्ड करते हैं वादी, यानी कि ये आप पास वैलीज हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जो इनिशियली मैंने पिक्चर आपको दिखाई वो बेसिकली इसी की थी। तो अब बात करें अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो जिस तरह हम पहले करते थे, लेट से ये चार्ज है आपके पास प्लस है ये माइनस है, दो चार्ज हैं, सिर्फ दो चार्ज की बात कर लें, और एक पॉइंट पी पे आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, वो पॉइंट है ये, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होगा, दो डिस्टेंसेस r1 r2, ये हो गया q1 ये q2। तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 ओवर r1 एक पोटेंशियल आ जाएगा, और यही फार्मूला यूज़ करेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q2 ओवर r2, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये देखें। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, आप सबको ये सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे चार्जेस से भी डील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कि इसे पोटेंशियल तो हमने डिफाइन कर लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो ये है कि जैसे मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की होती है, तो आप इसको इस तरह से सोचें, ये एक बेहतर तरीका है कि आपने ना एक कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करनी है, लेट से 3 चार्जेस हैं उसमें या 2 चार्जेस हैं, तो सारे चार्जेस रखे हुए हैं इन्फिनिटी पे। तो लेट से पहला चार्ज हमारा Q0, ठीक, और मैंने प्लेस करना है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने में जितना वर्क डन होगा वो मैंने कैलकुलेट करना है, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे पहले यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है, तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता और ये भी पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपल्सिव फोर्स होती, जिसको मैंने ओवरकम करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ता। अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों चार्जेस ऑपोजिट होते तो अट्रैक्टिव फोर्स होती, और मुझे इसको स्टेशनरी लेके जाना था यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए भी हमें वर्क डन डिक्रीज हो कम होता, लेकिन हम नेगेटिव होता, लेकिन वर्क डन ज़रूर होता। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे चार्ज पड़ा ही कोई नहीं है, तो आप जब पहला चार्ज यहाँ पे प्लेस करेंगे उठा के रखेंगे, तो आपको कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो पहले इस वजह से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे प्लेस करने में पहला वर्क डन हमारे पास जीरो होगा, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। अब आप ये करते हैं कि दूसरा चार्ज प्लेस करते हैं, ऐसे इसको करते हैं 1, तो एक दूसरा चार्ज आप प्लेस करते हैं,
और अब आपको यहाँ पे रखने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे प्लेस करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा ये। और वो वर्क डन होगा, इसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा वो वर्क डन जो आप कर रहे हो वन बाय वन यहाँ पे रखने के लिए। अब वो वर्क डन क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज आप जो सेकंड चार्ज ब्रिंग करके वो लाए हैं यहाँ पे आपके पास, क्यू नॉट यहाँ पे प्लेस किया, तो उसकी वजह से वर्क डन होगा, और वो होगा हमारे पास नेगेटिव ये के ई क्यू क्यू नॉट ओवर आर। ठीक, तो क्यू क्यू नॉट ओवर आर हमारे पास ये है, और आर असल में क्या है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस आर है। तो क्यू क्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें आर से, के ई से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की जो मैंने ये बिल्ड किया। अब अगर आपने पोटेंशियल निकालना हो तो आप, मैंने आपको जैसे बताया था कि पोटें इस चार्ज को डिवाइड कर दो क्यू नॉट से, जो आप ब्रिंग आप लेट से आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट का, तो इस चार्ज की मौजूदगी में आप एक और चार्ज जो क्यू नॉट लाए थे यहाँ पे प्लेस किया था, और वर्क डन कैलकुलेट किया था, वो थी पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी। और क्यू नॉट से अब इसको डिवाइड कर दोगे तो बाकी रह जाएगा पोटेंशियल। तो इस तरह से वाजे तौर पे आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी होती है जो आपने यहाँ पे बिल्ड किया, जितना वर्क डन लगा इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, वो हो रही पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल होता है एक पॉइंट का। अगर आपका सिस्टम कंसिस्ट करता है मोर देन टू चार्जेस पे, तो बिल्कुल आप वन बाय वन उठा उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे, और हर मरतबा आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पहली मरतबा जब आपने प्लेस किया था Q1 को कोई वर्क डन नहीं था, जीरो था। दूसरा चार्ज आपने प्लेस किया तो वर्क डन ये रहा, के ई Q1 Q2 ओवर R1, दो दो दरम्यान के डिस्टेंस है। जब आप तीसरा चार्ज लेके आए, तो तीसरे चार्ज जब आपने यहाँ पे प्लेस करना चाहा, तो आपको वर्क डन करना पड़ा इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से, और Q2 की वजह से भी वर्क डन करना पड़ा। तो एक टर्म आई आपके पास Q1 3 की, और दूसरी टर्म आई आपके पास Q2 3 की, और क्रॉसपॉन्डिंग दरमियान में डिस्टेंसेस है। तो जैसे आप टर्म्स चार्जेस लाते जाएंगे, तो आपके पास टर्म इतना बढ़ती जाएंगी। तो आप अगर इस तरह से सोचें कि वन बाय वन जो आप चार्ज ला रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको कितना वजन करना पड़ रहा है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। आप यहाँ पे देख लें, अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हैं या रिमेंबर करना चाहते हैं, तो जितने भी चार्जेस हैं उन वो वन टू, जैसे वन टू ये सीखता, उसका क्रॉसपॉन्डिंग नीचे डिस्टेंस, फिर है एक पेयर बन रहा है वन थ्री का, तो वन थ्री उससे कॉरस्पॉन्डिंग नीचे डिस्टेंस, एक पेयर बनता है Q2 और थ्री का, तो उसका नीचे कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस। तो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की तीन चार्जेस को यहाँ पे प्लेस करने के लिए। अ, अगर आप इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे प्लेस करें जहाँ पे ये मौजूद है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन, अगेन फिर दोबारा जो वर्क डन टू असेंबल ऑल द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू वेयर दे आर। तो जो आपको पूरा वर्क डन करना पड़ता है इन चार्जेस को यहाँ पे प्लेस करने के लिए जहाँ पे ये मौजूद है, उस वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिस्टम की होती है, कॉन्फ़िगरेशन की होती है, जबकि पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है। एग्जांपल देख लें हम अब एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि दो चार्जेस हैं, एक है 2 माइक्रोकुलम और दूसरा चार्ज है -6 माइक्रोकुलम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, और 2 माइक्रोकुलम से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट का आप पोटेंशियल बताएं। तो हम यही करेंगे कि Q1, इसको मैं Q1 कह लूँ लेट से, और ये है Q2। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेस हैं, एक डिस्टेंस है हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस देखें, तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आप आसानी से इसको एवेलुएट कर सकते हैं। जिस तरह से जो हमारा पहला चार्ज है जिसको मैंने यहाँ पे पहला लिया है चार्ज, वो 2 माइक्रोकुलम, उसके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है, तो 4 से डिवाइड कर दिया। दूसरा चार्ज है -6 माइक्रोकुलम, तो उसका डिस्टेंस ये है असल में, ये डिस्टेंस है R2 इसे कहेंगे हम। तो R2 बनेगा बाय पाइथागोरस, वो है R2 स्क्वेयर
इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बनेगा आपका 25, इसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास आ जाएगा 5, तो इस वजह से 5 है। इनको डिवाइड करोगे आपके पास पोटेंशियल आ गया। तो ये देखने आपके पास इसको एवेलुएट करना काफ़ी आसान है, ना कोई हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट्स, ना दो कंपोनेंट वाइज ऐड करने की टेंशन, सिर्फ दो नंबर होंगे आपके पास, नंबर को आपने ऐड कर देना। अगर यहाँ पे चार्जेस 3 होते तो आप एक और टर्म यहाँ पे पेयर हो जाती, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल होता तीनों चार्जेस के सम के पोटेंशियल के इक्वल। Q3 अगर मैं प्लेस करूँ तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैं इनिशियल एनर्जी को 0 कंसिडर कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे प्लेस की थी। तो दूसरा, अब जो मैंने इसको नेक्स्ट Q3 को प्लेस करना है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ये होगी कि आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है ऑलरेडी, तो उस पोटेंशियल को अगर Q3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Q3 इस पॉइंट P का पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता है, उस पॉइंट पे अगर Q3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q3 Vp, वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू -1.89 मल्टीप्लाई 10⁻² -2 जॉल।